तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक जितने भी 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी। इसके पहले हमने आपको वीडियो पार्ट 1 दिया था जिसमें हमने आपको चैप्टर 1 से लेके 5 तक कुल 15 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर वाले कराए हैं जो हर साल रिपीट होते हैं या आते हैं या इस साल आने की संभावना है। ठीक है, तो वो वीडियो जाके आप देख लीजिएगा। 1 घंटे 30 मिनट की वो वीडियो है। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक वाइज वीडियोस हैं या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हो या भी जो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हम पढ़ाएंगे वो भी उसी प्लेलिस्ट में जाएगी। यानी एक ही हमने केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना रखा है, उसी प्लेलिस्ट में हम सभी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो सब उसी में दे रहे हैं। हमने आपको नेम रिएक्शन भी करा दिया है, लॉन्ग वीडियो में तो करा ही रखा है, शॉर्ट वीडियो में भी कराया है और उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है नेम रिएक्शन के नाम से। वहां पे आपको कम से कम 20 या 24 ऐसे कुछ नेम रिएक्शंस मिलेंगे, वहां से आप देख लीजिएगा क्या होता है। जब वाले जितने रिएक्शंस होते हैं वो भी करा दिए हैं, उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना दिया है शॉर्ट वीडियो में और उसका नाम क्या है, क्या होता है जब रिएक्शन के नाम से उस प्लेलिस्ट का नाम है। वहां पे जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको क्लास 12 का पेपर पैटर्न जानना है कि कैसा होता है पेपर, तो हमने अपना जो खुद का पेपर था उसको 5 पेपर को दिखाया हुआ है। तो हमने उसका नाम क्या रखा है, क्लास 12 पेपर पैटर्न कैसा होता है या क्लास 12 यूपी बोर्ड का पेपर पैटर्न कैसा होता है, इस नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। वहां पे 5 वीडियो है जिसमें 5 सब्जेक्ट हमने दिखाया है। मैथ को हमने नहीं दिखाया क्योंकि मेरा खुद बायोलॉजी था। ठीक है, तो ये आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं वो वीडियो भी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 के बाद यानी कि 6 से लेके 10 तक जितने भी 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे आप पूछ सकते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2 नंबर के हिसाब से आपको ज्यादा चीजें नहीं लिखनी होती है। थोड़ा थोड़ा आप जितना उस जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में आप जितना भी जानते हो वो 2 नंबर में लिख सकते हैं। जैसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि डीडीटी क्या होता है या इसका प्रयोग तथा पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। अब डीडीटी जो है ये पहले बात तो होता क्या है, ये एक कीटनाशक छिड़कने वाला जो है दवा होती है। यानी कि फसलों पर कीटनाशक को हटाने के लिए इसको छिड़का जाता है, इसीलिए ये क्या होता है, विषैला होता है। ठीक है, तो डीडीटी का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए या डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूर्ण नाम यानी कि पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। डाइक्लोरो यानी कि 2 क्लोरीन, डाइफेनिल यानी 2 फेनिल ग्रुप, ट्राइक्लोरो यानी कि 3 क्लोरो और फिर एथेन यानी CH3। ये इसका पूरा नाम हो गया। अभी इसका स्ट्रक्चर बताएंगे तो आपको इस नाम से ही स्ट्रक्चर बना के बताएंगे। आखिर डीडीटी होता क्या है, तो यह एक जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। यानी ये जो है अगर इसको आप फसल में छिड़केंगे तो अगर ये मिट्टी में घुल जाएगा तो ये नष्ट नहीं होता है। इसलिए डीडीटी को अब यहाँ पे काफी हद तक बैन कर दिया गया है, फसलों पे छिड़कने से मना कर दिया गया है। क्योंकि ये जो है आप एक बार फसल पे कीटनाशक के रूप में छिड़केंगे, लेकिन अगर ये आपके खेत में या कहीं भी छिड़का जाता है तो वहीं पे ये क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा और फिर ये जल्दी नष्ट नहीं होगा क्योंकि ये जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। यानी कि ये जैव यानी कि भूमि में अपघट्य नहीं होता है, इसीलिए डीडीटी का प्रयोग अब बहुत कम कर दिया गया है अपने इंडिया में। ठीक है, अर्थात इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं। जो डीडीटी है ये कभी भी अपघटित नहीं होता, इसके अवशेष जो है वातावरण में बचे रहते हैं। इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक होता है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत विषैला होता है, जितने भी जीव होते हैं उसके लिए अत्यंत विषैला होता है, इसीलिए डीडीटी का प्रयोग अब कम होगा। इसका प्रयोग किसके रूप में, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो डीडीटी का प्रयोग आपको याद होना चाहिए किसके रूप में किया जाएगा, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। लेकिन यह
पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक होता है। तो ये है आपका कि डीडीटी क्या होता है। अब डीडीटी का संरचना सूत्र क्या होता है ये भी आप 2 नंबर के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। जैसे नाम क्या है, डाइक्लोरो, यानी 2 क्लोरीन होना चाहिए, तो डाइक्लोरो यानी 2 क्लोरीन। फिर डाइफेनिल, यानी इस क्लोरीन से आपको 2 फेनिल ग्रुप को जोड़ना है, ठीक है। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो क्या हो जाएगा, वो फेनिल ग्रुप यहाँ पे अब लगेगा, तो ये आपका फेनिल ग्रुप पढ़ा जाता है। ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, लेटा के अगर आपने बेंजीन रिंग बना दिया है तो ये क्या पढ़ा जाएगा, फेनिल। अगर आपने सीधा बेंजीन बनाया है तो इसको आप नॉर्मल बेंजीन ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर इस बेंजीन को आपने लेटा दिया है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फेनिल पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 क्लोरीन यानी डाइक्लोरीन, ड्राई क्लोरो, और इसके साथ 2 फेनिल ग्रुप भी हम लगा देंगे, यानी कि 2 लेटा हुआ बेंजीन भी अगर बना दिया है तो ये क्या हो जाएगा, डाइफेनिल पढ़ा जाएगा। अब ये जो फेनिल ग्रुप है दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और कार्बन से आके लगेंगे, किससे, कार्बन से। इस कार्बन से पहले ही एक H, उसके बाद इधर आपका CCl3 होगा इससे जुड़ा हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए डाइक्लोरो तो 2 क्लोरीन हो गया, डाइफेनिल 2 फेनिल ग्रुप भी हो गया। अब ट्राइक्लोरो यानी कि 3 क्लोरीन हमको और चाहिए, तो देखिए CH Cl3 यानी कि 3 क्लोरीन हो गया, ट्राइक्लोरो भी हो गया। फिर इधर आपका CCH, ये आपका एथेन का फॉर्मूला होता है। तो पूरा आपका नाम या स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, यानी कि CCH आपका एथेन ग्रुप को डिनोट करता है। ये आपका डीडीटी का, किसका, डीडीटी का संरचना सूत्र हो गया या फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप किसी के नाम से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया। ये स्क्रीनशॉट कर ले, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था आपका 2022, 17 और 13 का आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर 3 सालों से नहीं पूछा जा रहा है डीडीटी क्या है, तो हो सकता है इस वाले पेपर में या 2026 में डीडीटी क्या है पूछ लिया जाए। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है कि फ्रेयॉन क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन 2022 के बाद 23, 24, 25 3 साल नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है 2026 में ये क्वेश्चन आपका आ जाए। फ्रेयॉन क्या होता है, तो पहली बात सीधे सीधे ये आपके फ्रिज में जो गैस भरी जाती है या जो आपके एसी वगैरह में गैस भरी जाती है, फ्रेयॉन 12 वही ये होता है, ठीक है। तो फ्रेयॉन सबसे पहले होता क्या है, तो मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को ही फ्रेयॉन कहते हैं। क्लोरीन और फ्लोरीन जो होते हैं, इन दोनों के व्युत्पन्न को, यानी इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसी को क्या कहेंगे, फ्रेयॉन। तो मेथेन के या मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को ही फ्रेयॉन कहते हैं। यह एक निरावेशी, यानी कि इसमें कोई आवेश नहीं होता है, यह एक निरावेशी आरक्षक, यानी जिसको आप स्टोर कर सकते हैं, तथा आसानी से द्रवित होने वाली गैस होती है। ये जो फ्रेयॉन है आसानी से पानी के जैसा द्रवित हो जाता है, इसीलिए इसको स्टोर भी किया जा सकता है गैस के रूप में, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स लिखेंगे कि फ्रेयॉन जो 12 होता है, फ्रेयॉन 12 का प्रयोग रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में, वातानुकूलक यानी एसी, क्योंकि वातावरण को कूल करने के लिए आप क्या करते हैं, एसी वगैरह का यूज करते हैं, तो वातानुकूलक यानी एसी में 1% प्रशीतक यानी कि ठंडा करने के लिए एक गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेयॉन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रेयॉन का फॉर्मूला होगा आपका CF2Cl2, यानी कि डाइफ्लोरो आपका एथेन, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसका नाम, जहां पे आपने लिखा है कि मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को, वहां पे आप लिख सकते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरो व्युत्पन्न को, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है, फ्लोरीन भी 2 है, और सी का मतलब है आप एथेन ग्रुप को ही लगाए हैं, ठीक है। तो ये फ्रेयॉन के बारे में होता है कि आखिर फ्रेयॉन क्या होता है। तो फ्रेयॉन का एक ग्रुप जो है वो याद रखेंगे, फ्रेयॉन 12 का नाम, क्योंकि इसका प्रयोग आपके फ्रिज में और एसी में गैस के रूप में किया जाता है। ये स्क्रीनशॉट कर ले, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखते हैं।
तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ भी है, उसके पहले 22 में आया था, फिर 20 में और 17 में। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो आ सकता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 तथा क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3, इन दोनों के प्रयोग क्या हैं। तो सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रयोग देखेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो प्रयोग है ये अग्निशामक यानी जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसके रूप में, जो उसमें से आपके पाउडर वगैरह निकलते हैं, ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही होता है। ठीक है, तो अग्निशामक के रूप में पहला इसका प्रयोग होगा। दूसरा इसका प्रयोग क्या होता है कि विलायक के रूप में, यानी किसी भी चीजों को घोलने के लिए विलायक के रूप में भी आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेऑन 12, जो अभी हमने आपको बताया कि फ्रेऑन 12 जो होता है वो फ्रिज में और एसी में डालने वाली भाप या गैस होती है। ठीक है, तो फ्रेऑन 12 जो होता है उसके निर्माण के लिए आप CCl4 का उपयोग करते हैं। फिर सेकंड आपका ऐसे क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का भी उपयोग बताइए। तो क्लोरोफॉर्म जो हमने आपको पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था कि क्लोरोफॉर्म जो है इसको बेहोशी की दवा के रूप में भी यूज किया जाता है शल्य चिकित्सा में, यानी ऑपरेशन के दौरान। ठीक है, तो पहला इसका यही हो जाएगा कार्य या उपयोग कि शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन में निश्चेतक यानी कि बेहोशी की दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सेकेंड क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या हो जाएगा कि रबर, चर्बी, वसा, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में, यानी रबर को घोलने के लिए या उसको पिघलाने के लिए, चर्बी, वसा, आयोडीन इन सब को घोलने या पिघलाने के लिए विलायक के रूप में आप क्लोरोफॉर्म का यानी CHCl3 का प्रयोग करते हैं। लास्ट इसका उपयोग क्या है कि प्रशीतक यानी कि ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप बर्फ की फैक्ट्रियों में देखेंगे तो प्रशीतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यह हो गया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है। स्क्रीनशॉट कर लें। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या है कि फिनॉल अम्लीय गुण क्यों दर्शाते हैं। यानी ये तो पता चल गया कि फिनॉल अम्लीय गुण दर्शाते हैं, लेकिन क्यों दर्शाते हैं ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 2024 में आया है, 25 में इसको मिस किया गया, हो सकता है ये 26 में आ जाए, क्योंकि एक साल अगर किसी सेट में नहीं देते हैं तो दूसरे साल वो अलग सेट में दे देते हैं। तो 2024, 17 और 14 का आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिनॉल अम्लीय गुण क्यों दर्शाते हैं, और 2 नंबर का है तो ज्यादा डिटेल में आपको चीजें लिखनी भी नहीं पड़ेगी। तो फिनॉल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्वेश्चन से ही पता चल गया। क्यों होते हैं ये बताते हैं। क्योंकि यह एक प्रोटॉन यानी एक प्रोटॉन जो होगा उसको दान करता है। एक प्रोटॉन दान करके क्या बना देते हैं, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो अनुनाद यानी रेजोनेंस के कारण स्थिर होता है। अब रेजोनेंस जो होता है ये आपका 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको कम से कम 6-7 बेंजीन रिंग बना के रेजोनेंस की पूरी प्रक्रिया समझानी पड़ती है। ठीक है, तो रेजोनेंस भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजोनेंस का या अनुनाद किसे कहते हैं या अनुनाद को समझाएं। ठीक है, तो अनुनाद के कारण स्थिर होता है। जब आपका फिनॉल जो होगा वो एक प्रोटॉन आयन को दान करेगा तो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। अब यही जो फिनॉक्साइड आयन बना है ये अनुनाद यानी रेजोनेंस के कारण स्थिर होता है, क्योंकि आप जानते हैं रेजोनेंस जो होता है स्थिरता को बताता है। ठीक है, और फिनॉक्साइड आयन की स्थिरता ही, ये जो फिनॉक्साइड लास्ट में आयन बनेगा अगर वो स्थिर है तो इसका मतलब है कि आपका जो फिनॉल है वो अम्लीय गुण को दर्शाएगा। तो ठीक है, फिनॉक्साइड आयन की स्थिरता ही फिनॉल को अम्लीय बनाती है। रिएक्शन से देख लेते हैं। जैसे आपको फिनॉल का जो है बेसिक फॉर्मूला वो पता होगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप का जुड़ना ही फिनॉल कहलाता है। ये बेंजीन रिंग हो गया। अगर हमने इस पे OH समूह को जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। अब इस फिनॉल का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, H2O यानी वाटर के साथ अगर करा दें, किसके साथ, H2O यानी कि वाटर के साथ या वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनना चाहिए, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन कैसे बनेगा, ध्यान दें, यहाँ पे OH है, फिनॉल का पूरा फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर OH होता है यानी कि C6H5OH फिनॉल का पूरा फॉर्मूला होता है।
ठीक है। अब यहाँ से जो ये H है ये कहाँ पे आ जाएगा, इस H2 के पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा H3 हो जाएगा। और यहाँ पे O जो है वो एक आयन के रूप में बनेगा, यानी H को हम क्या करेंगे, इस H को हम इस H2 के पास ले आएंगे, तो यहाँ पे H3O प्लस आयन बन जाएगा। और यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर क्या क्या बचेगा, H तो हट जाएगा, केवल बेंजीन रिंग के ऊपर O बचेगा, वो भी निगेटिव आयन के रूप में, यानी माइनस चार्ज के रूप में। और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उसके साथ बन जाएगा आपका H3 प्लस का आयन, यानी H3O बन जाएगा। यानी पहले क्या था, वाटर मॉलिक्यूल था, एक H इसमें आके जुड़ने की वजह से H3 प्लस आयन और O मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर O निगेटिव आयन को देखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन इसका नाम होगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर O निगेटिव जुड़ा है, और O निगेटिव को मतलब है ऑक्साइड को दर्शाना, ठीक है। तो फिनॉल के ऊपर जुड़ा है तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। और क्योंकि निगेटिव है तो ये आयन को भी दर्शा रहा है, तो पूरा नाम इसका क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन। और इधर फिनॉल था, तो जब H को हम H2O के पास ले आएंगे यानी H3O कर देंगे तो ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। और इसी फिनॉक्साइड आयन की स्थिरता ही बताती है कि आपका जो फिनॉल है वो अम्लीय है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है कि एल्कोहल का क्वथनांक जो है वो ईथर से अधिक क्यों होता है। ये थ्योरी वाला 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये 2025 में, 22 में, 19 में और 14 में कई सेटों में पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो ईथर की तुलना में अधिक क्यों होता है। देखिए एल्कोहल में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, यानी R जो एल्किल ग्रुप है वो OH के साथ जुड़ा है, और जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वहां पे उस मॉलिक्यूल को तोड़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग, उसकी जो पकड़ होती है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है। जैसे आप समझे कि आप हैं और आपके 4 और फ्रेंड हैं, आप 3 के साथ तो बात करते हो, लेकिन आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिससे आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है, आपको उस फ्रेंड से अलग करना थोड़ा सा कठिन होगा अकॉर्डिंग टू जो आपके 3 और फ्रेंड है उनके तुलना में, ठीक है। क्योंकि आप 3 फ्रेंड से बस बातें करते हो, लेकिन एक फ्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड है जिससे आपकी दोस्ती तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह एल्कोहल होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है उसकी बॉन्डिंग अच्छी होती है ईथर की तुलना में, क्योंकि ईथर में 2 R यानी 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। जैसे देखिए इधर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ROR, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो R से है। R यानी कि एल्केन एल्केन का बंध जो होगा वो कमजोर होता है कंपेयर टू आपके OH का बॉन्ड, यानी H यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग। देखिए आप किसी भी बॉन्ड को देखेंगे तो सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा माना जाता है, हाइड्रोजन बंध का बॉन्ड माना जाता है। अगर कहीं पे कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं तो इसको भी आप आसानी से तोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हैं तो आप थोड़ा सा इसको तोड़ने में मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको एल्केन एल्केन जुड़ा है तो इसको भी आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो सबसे मजबूत बंध जो माना जाता है वो हाइड्रोजन बंध को माना जाता है, और एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होने के कारण इसको तोड़ने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जिस वजह से एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होता है। और ईथर में हाइड्रोजन बंध उपस्थित ही नहीं होता है, जैसे कि फॉर्मूले से दिख रहा है कि इसमें 2 एल्केन समूह होते हैं, यानी इसमें 2 एल्केन समूह के बंध होते हैं, तो इसको तोड़ना आसान होता है, यानी इसमें कम ऊर्जा आपको खर्च करनी पड़ेगी इसके बंध को तोड़ने के लिए, और कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी तो इसका क्वथनांक भी क्या होगा, बहुत कम होगा। अब यही चीजें आपको लिखनी है जो हमने आपको समझाया है। तो लिखना क्या है आपको कि एल्कोहल के अणुओं के बीच प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है, जैसे कि हमने बताया कि R जो होता है OH के साथ जुड़ा होता है, और जब एल्कोहल है तो ये हाइड्रोजन के साथ प्रबल बंध होने के कारण ये परस्पर संयोग करके एक लार्ज यानी कि विशाल मॉलिक्यूल को या अणुओं का निर्माण कर लेता है। अतः अणुओं को एक दूसरे से अलग करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा या ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे कि हमने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो ऊष्मा की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसका क्वथनांक यानी कि एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। जबकि अगर हम ईथर की यहीं पे बात कर ले, ईथर का आपका फॉर्मूला ROR होता है, यानी 2 एल्किल
समूह और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, ईथर पढ़ा जाएगा। ठीक है, ईथर का बेसिक फॉर्मूला है। तो ईथर में या ईथर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कहीं दिख रहा है? नहीं। तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड या बंध उपस्थित ही नहीं होता है, जिस वजह से इन अणुओं को अलग करने के लिए ज्यादा ऊर्जा या अधिक ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगा तो इसका क्वथनांक यानी कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी कम होगा। ये कारण था कि अल्कोहल जो है ईथर से अधिक क्या होता है, अधिक क्वथनांक होता है। ठीक है, एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है ईथर से अधिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉलेन अभिकर्मक का क्वेश्चन है। और टॉलेन अभिकर्मक और इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन कराएंगे फेलिंग अभिकर्मक, ये दोनों आपके नेम रिएक्शन में भी आता है, हमने बताया भी है। जिस चैप्टर के एंडिंग में ये पॉइंट आते थे हम बताए थे आपको वहां पे कि ये नेम रिएक्शन में भी आएगा, नेम रिएक्शन में भी करा दिया है। और क्या होता है, जब वाले रिएक्शन में भी टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक से क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे भी देखिए 2 नंबर में भी अगर पूछा जाएगा तो ये कैसे पूछा जाएगा कि टॉलेन अभिकर्मक क्या है, इसके परीक्षण के उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी टॉलेन अभिकर्मक का रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा और इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। 2024 में, 23 में, 22 में, 20, 18 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी इतना साल ये आपको कई सेटों में आता है। अब ये क्वेश्चन तो 2 नंबर का है, लेकिन किसी सेट में 3 नंबर में भी इसको अरेंज कर दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन में भी ये आता है। तो टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH दोनों के ही मिश्रण से, यानी अगर हम AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका Ag2O बन जाएगा। और Ag2O को ही क्या कहेंगे, टॉलेन अभिकर्मक कहा जाता है, टॉलेन अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को ही या उसके मिश्रण से जो बनता है आपका Ag2O, इसी के विलयन को ही टॉलेन अभिकर्मक कहा जाता है। अब अगर टॉलेन अभिकर्मक का या अभिक्रिया का रिएक्शन क्या होता है, तो एल्डिहाइड की क्रिया, अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप की क्रिया किसके साथ, इस टॉलेन अभिकर्मक यानी Ag2O के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, रजत दर्पण प्राप्त होता है। ये रिएक्शन हमने कई बार करा दिया है, एक बार फिर यहाँ पे करा देते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप की क्रिया किसके साथ करानी है, टॉलेन अभिकर्मक से। तो सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO, अगर कहीं पे CHO दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है। तो अगर मान लीजिए हमने क्या ले लिया, CH3CHO ले लिया, CH3CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड समूह हो गया। अब इस एल्डिहाइड की क्रिया हमको किसके साथ करानी है, टॉलेन अभिकर्मक के साथ। टॉलेन अभिकर्मक यहाँ पे देखिए क्या है, Ag2O, ये आपका क्या है, टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये वाला ध्यान से देखिएगा, CH3CHO जो है पूरा का पूरा उधर जाएगा और यहाँ से जो आपका ये Ag2 के पास एक O है, Ag2O है पूरा टॉलेन अभिकर्मक का फॉर्मूला। तो यहाँ से O जो समूह है यहाँ पे CHO के पास आ जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे CH3 तो पूरा रहेगा, यहाँ पे C रहेगा, फिर डबल O फिर H होगा। यानी ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा और जो हाइड्रोजन के बाद CHO था वो वाला O भी इस हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा। यानी कि C के बीच में 2 हाइड्रोजन और फिर आपका ये आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दर्शाता है। COOH आपका कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दर्शाता है। और लास्ट में जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, Ag2O बचा है। और Ag2O को कैसे लिखा जाएगा, ये जो 2 है, ये जो 2 है इसको Ag के आगे लिख देते हैं, यानी 2Ag हो जाएगा। ठीक है, 2Ag
2Ag जो होगा ये आपका रजत दर्पण के रूप में स्टोर हो जाता है और यही आपका रजत दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रजत दर्पण। यानी 2Ag जो होगा वो रजत दर्पण होगा। यानी एल्डिहाइड की क्रिया टॉलिन अभिकर्मक से कराने पर पहले एक कार्बोक्सिलिक समूह यानी CH3COOH ग्रुप बनता है, फिर आपका रजत दर्पण यानी 2Ag बन जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया कि टॉलिन अभिकर्मक सबसे पहले क्या होता है और उसका रिएक्शन क्या होता है। तो सातवां क्वेश्चन आपका क्या है कि फेलिंग अभिकर्मक क्या होता है, या एल्डिहाइड की फेलिंग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉलिन और फेलिंग अभिकर्मक दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। 2024, 22, 20 और 17 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले फेलिंग अभिकर्मक क्या होता है। फेलिंग अभिकर्मक एक रासायनिक अभिकर्मक होता है जिसमें आपका क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड यानी 2CuO फेलिंग विलयन, या इसी का नाम होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, या इसी 2CuO का एक और नाम होता है फेलिंग विलयन है। ये आपका हो गया फेलिंग अभिकर्मक क्या है। 2CuO इसी को फेलिंग विलयन या फेलिंग अभिकर्मक या क्यूप्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसकी क्रिया एल्डिहाइड के साथ यानी CH3CHO के साथ कराने पर क्या हमको मिलेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप किस अभिक्रिया से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे कि फेलिंग अभिकर्मक से या फेलिंग अभिक्रिया से आपको क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। अब फेलिंग अभिक्रिया का प्रयोग किसका या किसकी पता करने के लिए किया जाता है, तो एल्डिहाइड उस रिएक्शन में प्रेजेंट है या नहीं, उसी की उपस्थिति की जांच के लिए फेलिंग अभिकर्मक या फेलिंग अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब ये रिएक्शन कैसा होता है, तो एल्डिहाइड की क्रिया हमें क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ करानी होती है। एल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO ग्रुप होता है। अगर इसका रिएक्शन हम किसके साथ, क्यूप्रस ऑक्साइड यानी 2CuO के साथ करा दें तो क्या बनना चाहिए, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनना चाहिए। तो रिएक्शन कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा, लेकिन पहले सबके नाम लिख लें। 2CuO को क्या कहेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड कह सकते हैं, या इसी को डायरेक्ट हम फेलिंग अभिकर्मक कह देंगे, फेलिंग अभिकर्मक भी कह सकते हैं। और ये आपका CH3CHO यानी एल्डिहाइड समूह है। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, पहले एक कार्बोक्सिलिक समूह बनेगा यहाँ से, जैसे ये O जो है ये इधर आ जाएगा CHO के पास, तो क्या बन जाएगा CH3COOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक समूह। और लास्ट में आपका इधर 2CuO बचा है, तो 2 पहले लिखा गया है पहले ही, तो इसको हम पीछे कर देंगे। अगर नीचे यहाँ पे लिखा होता 2 तो हम इसको आगे करते, लेकिन आगे है तो इसको हम पीछे करेंगे, तो क्या हो जाएगा Cu2 हो जाएगा। तो Cu2 जो होगा इसको हम क्या पढ़ेंगे, और ये जो O है यहाँ पे O आपका प्रेजेंट रहेगा। ये जो रिएक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। किसका, वो भी क्यूप्रस ऑक्साइड का। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। यानी एल्डिहाइड की क्रिया अगर हम क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि 2CuO के साथ कराते हैं तो पहले तो एक कार्बोक्सिलिक समूह यानी CH3COOH बनेगा, फिर आपके लाल अवक्षेप प्राप्त होंगे, वो भी किसके, क्यूप्रस ऑक्साइड का। और यहाँ पे 2 O है लेकिन 2CuO है, यानी हमने एक O यहाँ पे भेजा है, अभी एक O आपका बचा है, तो जो एक O बचा होगा वो यहाँ पे पीछे हम Cu2O लिख देंगे। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया। फेलिंग अभिकर्मक क्या होता है और उसका यूज क्या होता है, तो एल्डिहाइड की उपस्थिति का पता लगाना होता है, तो हम फेलिंग अभिक्रिया करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपका क्या है कि एमीन की प्रकृति
क्षारीय क्यों होती है। जैसे एल्कोहल या किसी के भी आया था कि अम्लीय होती है, फिनॉल अम्लीय क्यों होता है, उसी तरह एमीन की प्रकृति क्षारीय क्यों होती है, कारण उसका बताना है। तो 2020 में, 22 में और 18 का आया हुआ क्वेश्चन है। एमीन की प्रकृति क्षारीय क्यों होती है, क्योंकि एमीन जो है वो एक प्रोटॉन को ग्रहण करके एक इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता रखता है, और उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उस नाइट्रोजन परमाणु की उपलब्धता के कारण ही आपके एमीन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकांकी यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म, पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है लगभग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद होता है। इस इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण एमीन आसानी से क्या करता है, एक प्रोटॉन यानी एक धनायन को स्वीकार कर सकता है, या किसी एक इलेक्ट्रॉन यानी ऋणायन को किसी कमी वाले केंद्र या अणु को दान भी कर सकता है। यानी एक धनायन लेता है एमीन और एक ऋणायन किसी भी अणु को दान करने की क्षमता रखता है या दान कर सकता है। अर्थात एमीन के क्षारीय होने का मुख्य कारण क्या है कि नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी जो आपका NH3 होता है इस पे जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होते हैं, यही कारण है कि ये क्षारीय होता है। नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन में यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो प्रेजेंट होता है, इसकी उपलब्धता ही बताती है कि आपका एमीन जो है वो क्षारीय होता है। यही कारण है कि एमीन आपका क्षारीय होता है। तो 9वां क्वेश्चन आपका क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है या इनके महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, 22 और 18 और 16 में भी आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 10 का ही क्वेश्चन है जो कि बायोमॉलिक्यूल है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है पहले ये समझे। ऐसे यौगिक जो अनुवांशिक सूचनाओं यानी कि जितने भी जेनेटिक मैसेज होते हैं उनका स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। यानी ऐसे यौगिक जो अनुवांशिक सूचनाओं का या अनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हो तथा कोशिकाओं के अंदर एंजाइम संश्लेषण की क्रिया को भी स्थानांतरित करते हो, ये आपके क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। यानी न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या हो जाएगा, अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना और कोशिकाओं के अंदर एंजाइम के संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो न्यूक्लिक अम्ल का कार्य अगर पूछा है, महत्वपूर्ण कार्य बताइए, तो पहला कार्य ये है कि अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना यानी कि पहुंचाना, स्थानांतरण करना। जितने भी जेनेटिक मैसेज होते हैं उसको पहुंचाने का कार्य किसका होता है, न्यूक्लिक एसिड का। सेकंड आपका क्या है, कोशिकाओं के अंदर एंजाइम संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, प्रोटीन संश्लेषण कहलाती है। तो प्रोटीन संश्लेषण भी आपका कौन करता है, न्यूक्लिक अम्ल करता है, प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक है। तो अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना और दूसरा आपका है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये आपके न्यूक्लिक अम्ल के या न्यूक्लिक एसिड के कार्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है कि विटामिनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। विटामिन ए तथा विटामिन के की कमी से होने वाले रोगों का नाम बताइए। ये क्वेश्चन 2025 में, 20 में, 22 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन का सबसे पहले वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो विलेयता के आधार पे यानी कि घुलने की क्षमता के आधार पे विटामिन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है वाटर सॉल्वेंट विटामिन यानी जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन आपका कौन होता है, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी आपका क्या होते हैं, वाटर सॉल्वेंट विटामिन होते हैं। जबकि आपका सेकेंड जो है फैट सॉल्वेंट या वसा में घुलनशील विटामिन, तो इसमें विटामिन ए, उसके बाद डी, ई और के, ये आपके विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, ये आपके फैट सॉल्वेंट यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि विटामिन ए तथा के की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपका क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी का मतलब है कि ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन। और सेकंड आपका क्या है कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो रक्त का थक्का न जमना। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का जो थक्का है, जो रक्त क्लॉटिंग होता है वो नहीं होगा, जिस वजह से जो रक्त है वो ज्यादा बह सकता है। विटामिन के की कमी अगर आप में है तो ये हो गया कि विटामिन को कैसे बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन, सेकंड है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होता है। तो ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी और के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न जमना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है कि आरएनए में उपस्थित 4 क्षारकों यानी कि 4 जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं उनके नाम बताना है। यानी कि आरएनए में कितने बेस पाए जाते हैं? 4। वो कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यहां तक तो सेम होगा, लेकिन आरएनए में आपका चौथा जो बेस पेयर पाया जाता है यह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। अब अगर कभी कभी आरएनए में उपस्थित 4 क्षारकों के अलावा अगर डीएनए में उपस्थित 4 क्षारक पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे? यहीं पे हम डीएनए में उपस्थित 4 क्षारक के नाम भी बता देते हैं। पहला आपका सेम रहेगा एडेनिन होगा, दूसरा आपका ग्वानिन होगा, तीसरा आपका साइटोसिन होगा। अब यहाँ पे चेंज क्या हो गया? यहाँ पे थायमिन आ जाएगा। डीएनए में चौथा जो बेस पेयर होता है वो थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, यानी यू पाया जाता है। तो यहाँ पे चौथा क्या हो जाएगा? थायमिन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर आपसे आरएनए में उपस्थित 4 क्षारक के नाम पूछेगा तो आप एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल लिखेंगे। डीएनए में अगर पूछ लेगा तो आप एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तक तो सेम लिखेंगे, लेकिन लास्ट वाला आपको जो है कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि डीएनए में हमेशा थायमिन होता है, लास्ट बेस पेयर थायमिन होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 में हमने 2 क्वेश्चन बता दिया, डीएनए और आरएनए के 4 क्षारकों के नाम। तो यहाँ से कम 12 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आखिरी क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो का। तो आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है कि हार्मोन शरीर में या हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका या कार्य क्या होती है? अगर आपके आसपास कोई आपसे बड़ा भाई या कोई है, अगर आपसे पूछे कि आप क्या पढ़ते हैं तो आप बड़े चाव से बोलेंगे कि हम तो साइंस साइड से पढ़ते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया कि बेटा बताओ कि हार्मोन क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया माफ करें हम तो आर्ट साइंस से पढ़ते हैं। क्यों? ऐसा नहीं होगा ना आपके साथ। तो हार्मोन की कार्य क्या होते हैं ये हमसे सीख लीजिए आज, फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो है हमारे शरीर में निम्न कार्य को नियंत्रित करता है। जैसे उपापचयन, जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ये कौन नियंत्रण करते हैं? ये हार्मोन नियंत्रण करते हैं। वृद्धि और विकास, आपके शरीर की वृद्धि और विकास में भी कौन मदद करता है? हार्मोन। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन जो होता है इसमें भी आपका हार्मोन मदद करता है। मानसिक और शारीरिक विकास में भी हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्वेश्चन कब आया है? 2024, 22, 20 और 16 का आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हार्मोन के 4 रोल हैं, उपापचयन यानी मेटाबॉलिक में, वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन में, मानसिक एवं शारीरिक विकास में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स के डाउट आप यहाँ पे, हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे पूछ सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे।
2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे पूरे केमिस्ट्री से हमने आपको करा दिया। इसके पहले वीडियो पार्ट 1 हमने आपको दिया था जो कि 1 घंटे 30 मिनट के वीडियो थी, जिसमें हमने आपको 15 क्वेश्चन कराया था चैप्टर 1 से लेके 5 तक। वीडियो सेकंड पार्ट में हमने आपको चैप्टर 6 से लेके 10 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिया है। इसके पहले हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी 2 वीडियो दिए हैं, लॉन्ग वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये सभी वीडियो आपको केमिस्ट्री का एक ही प्लेलिस्ट है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।